हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के पोल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोल साइंस की बुक का। अगर आपके पास इंटरनेशनल रिलेशन है तो आपको ये पढ़ना जरूर होगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन होगा, जिन टॉपिक पर आज मैं बात करने वाला हूँ, वो टॉपिक होंगे यथार्थवाद और पुरातन यथार्थवाद, और इन सब के संबंध में जो है मॉर्गनथाउ के विचार। तो दोस्तों आइए हम अपने आंसर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में जो उनके लिए है, प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक यथार्थवाद उपागम जो है महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उदारवाद यानी कि आदर्शवाद के उदय से यथार्थवाद का महत्व कम हो गया, लेकिन द्वितीय विश्व के बाद एक बार फिर महत्व दिया गया। जो मॉर्गनथाउ विचारक थे ये यथार्थवाद के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन यथार्थवाद के वैज्ञानिक EH चार ने यानी एडवर्ड हॉलेट चार ने इसका अध्ययन आधार तैयार किया है। तो ये था कुछ टॉपिक जो मैंने आपको इसमें शुरू होने से पहले बताया। अब हम बात करते हैं इसके मेन टॉपिक पर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यथार्थवाद का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की वह उपागम जिसमें व्यावहारिक बातों के आधार पर देशों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे यथार्थवाद कहते हैं। इस उपागम के अनुसार देशों के बीच संबंधों को कोई आदर्श या सिद्धांत प्रभावित नहीं करता, बल्कि प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों और शक्तियों के वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण करता है। तो दोस्तों ये था यथार्थवाद का अर्थ। अब हम एक चीज और समझ लेते हैं इसमें कि यथार्थवाद और उदारवाद ये क्या है। प्रथम विश्व के युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उदारवादी या आदर्शवादी उपागम का जन्म हुआ। यह उपागम यथार्थवाद के सिद्धांतों का विरोध करती है। इन दोनों उपागमों के बीच जो अंतर है उसको हम आज बात करने वाले हैं। इसमें कुछ अंतर है। इसमें सबसे पहला अंतर यह है कि यथार्थवाद इस मान्यता पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हित और शक्ति से प्रभावित होते हैं, लेकिन उदारवादी इस मान्यता को स्वीकार नहीं करते हैं। इसका दूसरा अंतर होगा, यथार्थवादी उपागम के अनुसार विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हित और शक्ति के लिए युद्ध जरूर होंगे, लेकिन उदारवादी उपागम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानून के निर्माण से विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसका जो तीसरा अंतर होगा वो होगा, यथार्थवादियों का विचार था कि मानव स्वार्थी प्राणी है जो अपने हित के लिए शक्ति चाहता है, लेकिन उदारवादी विचारधारा के अनुसार मानव मूल रूप से अच्छा है। तो ये तीन अंतर थे। इसका चौथा अंतर होगा, यथार्थवादियों के अनुसार राज्य का निर्माण मानव ने किया है, इसलिए राज्य भी सदैव अपना हित चाहता है, लेकिन उदारवादी इसे स्वीकार नहीं करते हैं और इसके अनुसार मानव बुरा नहीं है और कोई भी शिक्षित और सभ्य व्यक्ति हिंसा नहीं चाहता। तो दोस्तों मैंने आपको चार अंतर बताए हैं यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच के। अब हम बात करते हैं मॉर्गनथाउ का जो यथार्थवाद सिद्धांत था वो क्या था। जो हेडिंग बनाएंगे हम इसमें लिखेंगे कि मॉर्गनथाउ के यथार्थवाद ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। यद्यपि यथार्थवाद का जन्म मॉर्गनथाउ से पहले ही हो गया था, लेकिन मॉर्गनथाउ इस विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। 1980 में केनिथ ने नव यथार्थवाद का प्रस्तुत किया, तब मॉर्गनथाउ के यथार्थवाद के लिए पुरातन यथार्थवाद शब्द का प्रयोग होने लगा। मॉर्गनथाउ के यथार्थवाद में यह मान्यता है कि व्यक्ति के मन में सदैव यह डर रहता है कि उसकी हत्या होने वाली है, इसलिए वह दूसरों की हत्या के लिए तैयार रहता है और मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। ये माना जाता है मॉर्गनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत में। अब जो है मानव का स्वभाव परिवर्तित नहीं हो सकता, इसलिए राज्य भी परिवर्तित नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में हितों के लिए निरंतर चलने वाला संघर्ष है। इसमें एक बात और नोट करेंगे कि मॉर्गनथाउ के अनुसार विदेश नीति का निर्माण हितों के अनुमान पर आधारित होता है। यदि कोई देश अपने हितों का गलत अनुमान लगा ले तो उसकी विदेश नीति भी गलत हो जाएगी, अतः वो विदेश नीति के संबंध में भविष्यवाणी संभव है। तो दोस्तों ये थे यथार्थवाद के कुछ मॉर्गनथाउ के कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस आंसर के लिए। अब हम बात करने वाले हैं यथार्थवाद के वो 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो जो मॉर्गनथाउ के सिद्धांत थे वो 6 थे। वो कौन से हैं? पहला है, मानव स्वार्थी प्राणी है जो अपने हित के लिए अधिक से अधिक शक्ति चाहता है
और मानव का स्वभाव अपरिवर्तनशील है। दूसरा, राष्ट्रीय हित ही यथार्थवाद का मूल मंत्र है, क्योंकि राष्ट्रीय नेता सदैव राष्ट्रीय हित के अनुकूल ही कार्य करते हैं। इसका तीसरा सिद्धांत जो है वो होगा, राष्ट्रीय हित की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, इसके लिए अत्यंत चालाकी की आवश्यकता होती है, क्योंकि राष्ट्रीय हित परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसका चौथा जो सिद्धांत होगा वो होगा, नैतिक नियमों के आधार पर राज्य का संचालन नहीं किया जा सकता है। और इसी का पांचवा सिद्धांत जो होगा वो होगा, नैतिकता का कोई विश्व नियम नहीं है, यानी इसका कोई नियम नहीं है। एक स्थान पर जो बात नैतिक है दूसरे स्थान पर भी वही बात अनैतिक हो सकती है। इन दोनों का आपस में कोई नियम नहीं है। इसका छठा सिद्धांत और आखिरी सिद्धांत जो होगा वो होगा, राष्ट्रीय हित के लिए आर्थिक हित भी महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों ये थे इसके 6 सिद्धांत यथार्थवादी के। अब हम बात करते हैं कि यथार्थवाद की मान्यताएं क्या है। इससे अगली हेडिंग जो होगी वो होगी यथार्थवाद की मान्यताएं। इसकी 3 मान्यताएं हैं। सबसे पहली, राष्ट्रीय नेता अपने राष्ट्रीय हित में वृद्धि करना चाहता है। दूसरा, सभी राष्ट्र अपने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभावों को बढ़ाना चाहता है। और तीसरा, अपने हित की वृद्धि के लिए सभी राष्ट्र शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये इसकी यथार्थवाद की 3 मान्यताएं थी। अब हम बात करते हैं यथार्थवाद के कितने रूप हैं। दोस्तों यथार्थवाद के मैं आपको बता दूं 2 रूप हैं। पहला आक्रामक रूप, दूसरा रक्षात्मक रूप। अगर हम बात करते हैं आक्रामक रूप की, जब कोई देश अपने हित और शक्ति में वृद्धि के लिए दूसरों पर आक्रमण करता है तो यह यथार्थवाद का आक्रामक रूप है। इसका दूसरा रक्षात्मक रूप, जब कोई देश अपने हित के लिए अपनी सुरक्षा को मजबूत करता है तो यह यथार्थवाद का रक्षात्मक रूप है, जिसमें अपने खुद की रक्षा करने के लिए करता है। तो दोस्तों ये था हमारा यथार्थवाद का जो क्वेश्चन आंसर था हमारा एक कंप्लीट हुआ। दोस्तों ये पूरा एक आंसर है जहां पर आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको कुछ लगता है कि इस आंसर में चेंज करना चाहते हैं, कुछ और बढ़ा करके लिखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इसमें बढ़ाकर लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपको ये सही आंसर, सटीक आंसर बताया। अगर आपके एग्जाम में ये आंसर आता है तो आप बिल्कुल सेम ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि इसे और एक्स्ट्रा लिखा जाए, वैसे कोई लगता नहीं मुझे को लिखा जाएगा, बाकी आप इसे भी लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।